नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 4 अगस्त से बनने वाले महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जो कल तक पूरे देश और दुनिया में खबरों में बनी रहें। और हर दिन की तरह शुरुआत आज हमारी फिर से कुछ लाइनों के साथ। हौसला इतना बड़ा रखो कि हर मुश्किल छोटी लगने लगे, और धैर्य इतना गहरा रखो कि वक्त भी खुद तुम्हारी बारी का इंतजार करे। तो आप जो लोग हार नहीं मानते हैं, समय एक दिन उनकी मेहनत का सम्मान ज़रूर करता है। मतलब आप निरंतरता, कंटिन्यूटी, आप हौसला बनाए रखें, ये हौसला, मेहनत, धैर्य और सफलताएँ आपका आखिरी चरण हो जाएगा। आप हौसला बनाकर धैर्य रूप से आप अच्छे से मेहनत करिए अपने लक्ष्य के लिए, तो आपकी मेहनत और धैर्य आपकी सफल बनाती है एक दिन। चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो क्लासेस थोड़ी लगभग 25 से 30 मिनट कम से कम इतना हो जाएंगे। आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा, 3 अगस्त 2026 को जारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी झील अरुणाचल प्रदेश की पहली आधिकारिक रामसर साइट घोषित की गई है? जो अरुणाचल प्रदेश ग्वाल झील है, इसको रामसर साइट इसे घोषित किया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की पहली हो जाएगी। तो 3 अगस्त को ग्लाव झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा मिला है, जिससे अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट बन गई है। यह झील अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य के पास स्थित है। भारत में अब कुल रामसर साइटों की संख्या भी महत्वपूर्ण वृद्धि हो गई है। और रामसर साइट की अगर जो है पूरे इतिहास बात करें तो रामसर साइट होता क्या है? रामसर समझौता क्या है? आर्द्र भूमियों यानी जो दलदली भूमि होती है के संरक्षण और समझदारी से उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है रामसर जो समझौता हुआ है। इसकी स्थापना संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर शहर में हुई थी। तो इसी कारण से 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और भारत और रामसर संधि की बात करें तो संधि 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील, जो उड़ीसा की चिल्का झील है उससे, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान की बनी थी। 1981 में भारत का रामसर स्थल घोषित किया गया था। किससे? चिल्का झील जो उड़ीसा की है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का है, इसे घोषित किया गया था। सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला राज्य की बात की जाए, भारत में सबसे अधिक 20 रामसर साइट तमिलनाडु में है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 13 साइट दूसरे स्थान पर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात कीजिए, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा जो है वो भारत का सबसे बड़ा रामसर क्षेत्र हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 176 वर्षों के इतिहास में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो वर्षा जी हैं, वर्षा अशोक अगलावे जी, इनको घोषित किया गया है। वर्षा अशोक अगलावे जीएसआई की 54वीं कौन सी क्रम महत्वपूर्ण है, 54th नंबर के महानिदेशक बनी है। इस पद को संभालने वाली पहली महिला जीएसआई की स्थापना 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, या खान मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, कोलकाता में इसका हो जाएगा मुख्यालय हो जाएगा। अब देखिए, मैं जुलाई से पढ़ा रहा हूँ, जुलाई 7 जुलाई से मेरी पहली क्लास पढ़ी थी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि मतलब मैं पिछला भी रिविजन करा रहा था, और लेटेस्ट जो चल रहा था चल ही रहा था। जो पिछला रिविजन करा रहा था, मतलब उसमें टॉप, जैसे किसी यूपीएस क्वेश्चन बन गया था, यूपीएस के 4-5 क्वेश्चन टॉप करा रहे थे जो करंट से रिलेटेड थे, उनमें से मैंने निकाल के देखा है। कल के पूरे करंट के पूरे रिव्यू देखा हूं मैं, आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो कम से कम मैंने पहले शिफ्ट में 6 से 7 से 8 क्वेश्चन मैंने देखे थे करंट के, मेरे फंसे थे। और दूसरे तीसरे शिफ्ट में मिलाकर लगभग 17 से 18 क्वेश्चन मेरे दूसरे से तीसरे शिफ्ट में मिला के बने थे, जो कि मैं पिछले रिवीजन करा रहा था। और नियुक्ति और कुछ भी देख लो जो अलग से मैंने कराई है, निधन वगैरह से इनसे रिलेटेड देख लें जो टॉपिक वाइज कराया है, तो कम से कम हमें समझ में आया कल अगर 20-25 क्वेश्चन उसके आते हैं, तो लगभग आप 40 का एवरेज मान लो, तीनों शिफ्ट में 40, ये 120 ना, तो 60 से 65-70 क्वेश्चन तो मैंने पक्का से आए हैं मेरी क्लास से। और साइंस वगैरह तो छोड़ ही दो, साइंस वगैरह मतलब 20 क्वेश्चन करंट अफेयर देख ले, 60 क्वेश्चन हो गया, तो लगभग 40 से 42 क्वेश्चन मेरी क्लास से आए हैं, सिर्फ मैं जो रिवीजन कराया हूँ। बाकी जो एक दो इधर उधर मतलब सभी की क्लास से आएंगे, पर मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे रिवीजन करा रहा हूँ, आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से कहीं से भी बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। अब आने वाली प्रश्न कुछ एग्जाम के लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट होगा
क्योंकि आप मेरे साथ बने रहेंगे तब को समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। जो नए थल सेना अध्यक्ष है वो जनरल धीरज सेठ जी बने हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल जी। इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण जी। और नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम जी। और नए नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। और जो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। और नए चुनाव आयुक्त विवेक जोशी। और विश्व बैंक ने भारत के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में राजेश कुमार जी सिंह चुने गए हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य श्री गोवर्धन दास जी हो जाएंगे। नीति आयोग के नए सदस्य, ये क्वेश्चन आया था, डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम जी, ये क्वेश्चन आया था। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष ये आया था प्रसून जोशी, मैं कितनी बार रिवीजन करा चुका हूँ, ये भी आया था। और एक आपको आया था, ये कहाँ गया, ये संजय गर्ग जी वाला शायद, हाँ ये आया था। ये तीन क्वेश्चन, चार मुझे पक्का है नियुक्ति से आए थे। तो नीति आयोग के नए सदस्य डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम जी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी जी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पत जी। महानिदेशक भारतीय मानक ब्यूरो संजय गर्ग। और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए प्रबंधक सीईओ की बात की जाए विभोर जैन जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला तीसरा जो प्रश्न होगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा आखिरी जिला चिंताजनक सूची से हटने के बाद पूरी तरह से नक्सलवाद वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है? तो ये जो झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला है, ये जो है नक्सल और वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 6 दशकों के बाद भारत में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या शून्य हो गई है, यानी कि अब नक्सल प्रभावित जिला एक भी नहीं रह गया है। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम आखिरी सक्रिय नक्सल क्षेत्र था, जिसे सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया है। देखिए, अब नक्सल खत्म कर सकते हैं, पर नक्सलवाद जो इंसानों के बीच में मन में भरा है, उसको कहाँ से खत्म करेंगे? एक अच्छा, हर वो इंसान नक्सलवाद या वामपंथी जैसा उग्रवाद जैसा विचार रखता है। पेपर लीक हो रहा है, लोग रेप कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, इन सबको, ये सब नक्सलवाद ही हैं। लोग अगर खुद अपने आप से सोचे तो हट सकता है। तो चलिए चलते हैं, चौथा प्रश्न जो हमारा होगा, ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत कुल 39 पदकों के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान चौथा रहा है। अब बात करिए इसकी, तो राष्ट्रमंडल खेल अगस्त 2026 का समापन 3 अगस्त को हुआ। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया इस तालिका पर शीर्ष पर रहा। समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज भारत के अहमदाबाद को सौंपा गया। क्योंकि देखो, अहमदाबाद को क्यों सौंपा गया? क्योंकि जो 2030 का राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है, ये अहमदाबाद में खेला जाएगा, इसका आयोजन होगा। ठीक है, और बात की जाए तो इस राष्ट्रमंडल खेल के पूरे इतिहास के बारे में देखते हैं। तो इसका प्रथम जो आयोजन था वो 1930 में प्रथम आयोजन इसका राष्ट्रमंडल खेला गया था, और हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, इसका पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। इसका आयोजन अंतराल बात करें, प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है। मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और सदस्य देशों की बात की जाए, 74 सदस्य देश इसमें आते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। और ग्लासगो 2026 के मुख्य बिंदु बात करें, विशेष बदलाव, बजट में कटौती के कारण इस बार केवल 10 खेलों का शामिल किया गया, जबकि इस 2022 में 19 खेल खेले गए थे। 19 खेल की वजह से भारत की काफी मतलब मेडल में कमी आई है। बाकी अगर 9 खेल और भी होते ना, तो भारत की रैंक और भी अच्छी हो सकती थी। 2026 कॉमनवेल्थ गेम की बात कर ली जाए तो इसका जो होस्ट था वो ग्लासगो स्कॉटलैंड था। और मस्कट जो इसका था, फिनी जो है इसका मस्कट हो जाएगा 1952। और क्रम की बात कीजिए, 23वें क्रम का ये 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाला जो है राष्ट्र गेम था। और इसका जो 22वां एडिशन था वो 2022 में, और जो 24वां आने वाला है, मतलब एक पीछे वाला 23 के पहले 22 वाला 2022 में, और एक बाद वाला 24वां जो होगा वो 2030 अहमदाबाद इंडिया में आयोजन इसका होगा। इंडिया की बात की जाए तो 122 एथलीट ने इसमें भाग लिया और 8 गेमों में मतलब शामिल हुए। और बात की जाए तो पॉइंट्स टेबल में इसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा है 70 गोल्ड के साथ, और इंग्लैंड सेकंड नंबर पर रहा 29 गोल्ड के साथ, और कनाडा थर्ड नंबर पर रहा जो 19 गोल्ड के साथ। भारत की रैंक 4th रही जो 13 गोल्ड
17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ कुल 39 मेडल इसने हासिल किए हैं। जसपाल राणा की बात की जाए, हाल ही में निधन हुआ, इन्होंने निधन हुआ है जसपाल राणा जी, जो शूटिंग से रिलेटेड है। इन्होंने भारत की ओर से कॉमनवेल्थ गेम में अब तक अकेले सर्वाधिक 15 पदक जीत चुके हैं। मतलब केवल 15 पदक जो है जसपाल राणा जी, ये शूटिंग से रिलेटेड जो है, इन्होंने पदक कॉमनवेल्थ गेम में जीता है। भारत और बात की जाए जो इस बार कुछ जो गोल्ड और सिल्वर ब्रॉन्ज पाए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बारे में देखिए। गोल्ड तो आपके लिए पूरा ही जो ना जो इम्पोर्टेंट होगा, तो जो है मीराबाई चावनी जी, जो पहली गोल्ड मेडल इन्होंने पाया था, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। शर्मिला धनखड़ पैरा एथलीट से, दिलीप गावित ये भी पैरा एथलीट, अस्मिता डे जूडो से, हर्ष सिंह जूडो, सोमन राणा पैरा एथलीट 60 फुट यानी, प्रीति पवार बॉक्सिंग से, अब देखिए सारे बॉक्सिंग से होंगे, प्रीति पवार, जस्मिन लेम्बोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया धानस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाय, अंकुश पांचाल, ये सब जो है हो जाएंगे बॉक्सिंग से रिलेटेड। अब सिल्वर मेडल इन्होंने पाया है, जो भाला फेंक मारे हैं वो नीरज चोपड़ा जी, इनको भाला फेंक इन्हीं याद ना 7 अगस्त को मनाया जाता है खेल, राष्ट्रीय खेल भाला दिवस क्या मनाया जाता है, हाँ भाला फेंक दिवस। और सर्वेश अनिल कुमार हाई जंप में, गुलवीर सिंह एथलीट्स में इंपॉर्टेंट, हरजिंद कौर वेट लिफ्टिंग में, लवलीना बोरगोहान ये बॉक्सिंग में, यामिनी मोर जूडो से, ये सिल्वर मेडल हो गए। कुछ महत्वपूर्ण ब्रॉन्ज मेडल की बात की जाए, गुलबीर सिंह जी एथलीट्स में और झंडू कुमार जी पैरा एथलीट वेट लिफ्टिंग में, जो इन जो सब्जियां वगैरह बेचते थे ना, काफी नाम रोशन किए। तेजस्विनी शंकर जी एथलीट्स में। एक मैं सेपरेट वीडियो पूरे कॉमनवेल्थ गेम के लिए ला दूंगा, पर अभी जितना हो पाए देखो इंडिया के लिए ज्यादा जरूरी है। भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का शानदार प्रदर्शन, 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें 101 मेडल भारत ने हासिल किया था, और जो भारत की रैंक थी इसमें 2010 वाले में सेकंड रैंक भारत की रही थी। और 5वां प्रश्न देखते हैं, तो भारतीय नौसेना ने पानी के भीतर गहरी खोजबीन और बचाव अभियानों को मजबूत करने के लिए किस स्वदेशी पोत को अपने बेड़े में शामिल किया है? जो डीएसबी निपुण है, इसको अपने बेड़े में शामिल किया है। डीएसबी निपुण, इसका जो फुल फॉर्म होगा डीप सबमर्जेंस व्हीकल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। यह पानी की अत्यधिक गहराई में जाकर पनडुब्बियों के बचाव कार्य और वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्षम है। इसे विशाखापत्तनम में नौसेना बेड़े में शामिल किया है। और बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण, जिसे नौसेना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो करंट अफेयर हाल ही में देखे गए हैं, तो भारतीय नौसेना कलवरी क्लास के आधुनिक सबमरीन आईएनएस वागीर को पानी के भीतर अत्यधिक समय तक रहने के लिए स्वदेशी एआईएफ यानी एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम से लैस करने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। पहला स्वदेशी डीप सबमर्जेंस व्हीकल बात की जाए, तो भारतीय नौसेना ने समुद्र के अत्यधिक गहराई में डूबी पनडुब्बियों के बचाव और वैज्ञानिक खोज के लिए पूरी तरह से निर्मित गहरे गोताखोर डीएसबी निपुण को विशाखापत्तनम में अपने बेड़े में शामिल किया। मिलन 2026 की बात की जाए, युद्ध अभ्यास जो होता है, भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम के तट पर अपने अब तक के सबसे बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी की है, जिसमें दुनिया भर के 50 से अधिक देशों के नौसैनिक हिस्सा लेते हैं। ये मिलन जो अभ्यास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में इस बार 2026 वाले में किया गया है। आईएनएस जटायु का पूर्ण संचालन बात की जाए, तो हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, रणनीतिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर आईएनएस जटायु नौसैनिक बेस को पूरी तरह से आधुनिक रडार और विमान संचालन क्षमताओं के साथ एक्टिव कर दिया गया है। वरुण 2026 भारत फ्रांस अभ्यास की बात की जाए, तो अरब सागर में भारत फ्रांस के नौसैनिक बीच प्रसिद्ध द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का आयोजन किया गया है, जिसमें दोनों देशों के विमान वाहक पोत ने हिस्सा लिया है। तो जो वरुण अभ्यास होता है, ये नौसेना का होता है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का परीक्षण बात की जाए, तो जनवरी 2026 में भारतीय नौसेना के बेहद आधुनिक प्रोजेक्ट 17A के तहत बने आखिरी और 7वें गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी ने समुद्र में अपने हथियार और सेंसर परीक्षणों का चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो कुछ महत्वपूर्ण नौसेना से रिलेटेड आपके प्रश्न हो जाएंगे, वो जो करंट अफेयर के हो जाएंगे। देखिए यही वजह है, मैं जो ऐड कर देता हूँ 4-5 ना, इसी वजह से मैं अभी 7 जुलाई से पढ़ा रहा हूँ, तो अब मुझे पहले से कहाँ से पता चलेगा पहले वाले मेरे प्रश्न कैसे फंसेंगे। पर मैं जब से आया हूँ मैं ये ऐड करते चल रहा हूँ लगातार, पिछले जो हूँ 4-5 महीने, वो भी ग्रुप डी में टारगेटेड चल रहा है। ये अभी तक मई जून नहीं,
अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने तो टारगेट करके चल रहा है, इसी से आ रहे हैं। तो जनवरी से जून से बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहे, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसमें कुछ ज्यादा बस नहीं चल सकता। तो आप पिछले 6 महीने का लगातार रिवीजन करके जाए। मैं आपको एक मंथली वाइज देखो, मई मैं ऐसे दूंगा, मई, अप्रैल, मार्च और फरवरी, जनवरी, इन सबको आपको वीडियो मिल जाएगी, एक सेपरेट वीडियो मंथली वाइज मिल जाएगी। आप मेरी क्लास में आके उससे पीडीएफ आप मिल जाएगी, 1-2 दिन में मैं उसको सारे प्रश्न ढूंढ के और उसको अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा रिकॉर्डेड, आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। चलिए मैं छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगस्त 2026 में भारत ने किस मध्य एशियाई देश के साथ खनिज अन्वेषण और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता किया है? यह समझौता उज्बेकिस्तान के साथ किया गया है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सादैव के भारत यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ है। क्योंकि आप जो मैं इस पे लाइनिंग करता हूँ, अंडरलाइन करूँ, गोला करूँ, वो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बख्तियार सादैव जी इसलिए किया क्योंकि विदेश मंत्री ये आए थे ना, इससे पूछता है कौन कौन आया। जैसे कल क्वेश्चन काफी पूछे थे, जो कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन जी, वो आए थे फरवरी महीने में ना, उनसे पूछा गया था, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए थे घुमा घुमा के अलग अलग शिफ्ट में, कि भारत यात्रा के दौरान, हाँ ये हो गया। उज्बेकिस्तान और यूरेनियम, उज्बेकिस्तान में यूरेनियम और सोने के बड़े भंडार हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगी। इसकी मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम इसकी मुद्रा हो जाएगी। और बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण जो समझौता हुआ है भारत का पिछले जनवरी 2026 से लेकर अभी तक, उनसे कुछ महत्वपूर्ण समझौते की देख लेते हैं। भारत उज्बेकिस्तान खनिज समझौता जस्ट हमने देख के आया कि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और व्यापार को बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी की गई है। भारत चीन सिपकिला सीमा की बात की जाए, लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद दोनों देशों ने सिपकिला दर्रे से आधिकारिक व्यापार पुनः शुरू किया है। भारत ओपन अंतरिक्ष सहयोग की बात की जाए, भारत ओमान अंतरिक्ष सहयोग, दोनों देशों ने अंतरिक्ष विमान, सैटेलाइट लॉन्चिंग और अच्छा प्रौद्योगिकी को साझा करने पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत यूएई फिनटेक समझौता की बात की जाए, भारत यूपीआई और यूएई के एएनआई पेमेंट सिस्टम ने आपस में जोड़ने के लिए वित्तीय समझौता किया है। भारत फ्रांस रक्षा समझौता, रक्षा औद्योगिक रोड मैप की बात की जाए, दोनों देशों ने मिलकर अत्याधुनिक सैन्य हार्डवेयर और लड़ाकू विमानों के स्वदेशी निर्माण का करार किया है। भारत यूएसए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए दोनों देशों में समझौता हुआ है। भारत मॉरिशस दोहरे कराधान संशोधन की बात की जाए, टैक्स चोरी को रोकने और द्विपक्षीय निवेश को पारदर्शी बनाने के लिए टैक्स संबंधी संशोधन भारत मॉरिशस के बीच से यह समझौता हुआ है। भारत मालदीव डिजिटल कनेक्टिविटी की बात की जाए, मालदीव में भारत यूपीआई पेमेंट सिस्टम को शुरू करने और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आधिकारिक समझौता किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, दोनों देशों ने मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा तकनीक को बढ़ावा देने के लिए क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का हस्ताक्षर किया है। भारत जर्मनी ग्रीन मोबिलिटी की बात की जाए, यह समझौता जो हुआ है पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ शहरी परिवहन सस्टेनेबल मोबिलिटी के विकास के लिए दोनों देशों के बीच यह डील की गई है। तो इस प्रकार से आप लगभग 10 आपको प्रमुख समझौते जो है जनवरी से लेकर जुलाई तक मिल गए हैं। तो अगर समझौता आता है तो 10 समझौते आप देख लेते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है, कहीं इससे बाहर जल्दी आने वाला नहीं है। अब शायद एक क्वेश्चन आ गया तो फिर उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना कुछ और, मतलब लगभग 90% बच्चों को नहीं आएगा, बाहर आ गया तो। अगला प्रश्न, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में अंतिम दिनों में पुरुषों की 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की दौड़ स्पर्धा में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय पुरुष धावक का नाम क्या है? हमने देख किया था गुलबीर सिंह जी, इसके सिल्वर मेडल प्राप्त किया था इन्होंने। 3 अगस्त को संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम 2026 के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गुलबीर सिंह ने 10,000 मीटर रेस में रजत सिल्वर पदक जीता। वह इस कठिन लंबी दूरी की दौड़ में राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट हो जाएंगे। मतलब पुरुष एथलीट के रूप में जो एथलीट के क्षेत्र में पहली बार सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी गुलबीर हरजिंदर जी हो जाएंगे। और बात की जाए अगला प्रश्न जो हमारा 8वां होगा, भारत और चीन के बीच लगभग 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किस प्रसिद्ध हिमालय दर्रे से आधिकारिक द्विपक्षीय व्यापार पुनः शुरू किया गया? जस्ट हमने देख के आया था, तो जो सिपकला दर्रा होगा इससे ये हमने समझौते में देखा था ना, महत्वपूर्ण समझौता, तो समझौते में ये भारत और चीन वाला था, लेकिन ये किस दर्रे से शुरू होगा? ये सिपकला दर्रे से इसको शुरू किया जाएगा। सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। मतलब जो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है वो तिब्बत यानी चीन से जोड़ता है इनको। वर्ष 2020 की गतिरोध के बाद यह व्यापार बंद था। भौगोलिक दृष्टि से प्रसिद्ध सतलुज नदी
इसी शिपक्लियर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। और बात की जाए कुछ प्रमुख दर्रे जो हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, और मतलब अलग अलग राज्य के सभी के देखेंगे जो महत्वपूर्ण दर्रे हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारी क्लास पहले चल रही थी और अब आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि हम ग्रुप डी का आ गया था, इससे महामैराथन वगैरह कराने लगे थे, इस वजह से ज्यादा फैक्ट्स नहीं जोड़ पा रहे थे, पर अब हमारी क्लास कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात की जाए तो काराकोरम दर्रा लद्दाख का भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर का है जो श्रीनगर से लेह जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा की बात की जाए जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से जवाहर टनल को ये जोड़ता है। और पीर पंजाल दर्रा की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर में, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर से गिलगित, और चांगला दर्रा लद्दाख या लेह से पोपंग झील से रिलेटेड हो गया। ठीक है, काराकोरम जो जिला, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिला और चांगला, मतलब लगभग ला वारी पूछते हैं, जोजिला, बनिहाल, ला आप देख देंगे तो लगभग लगभग ला, ये बुर्जिला और चांगला, तो ला जहां लेगा आपको ये लद्दाख जम्मू कश्मीर से, आप इसमें आप जैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप जोड़ सकते हैं। और एक आध दो देखिए, जैसे आप ला वाला है ना, जैसे शिप कला है, रोहतांग है, बारालाचा है। तो हिम में जो छिपकली है वो बाहर आने के लिए रोहतांग को याद कर सकते हैं, मतलब अपने ताड़ में रहती है, बस समझ लीजिए जो छिपकली है बाहर आने के लिए कुछ ऐसा रिलेट कर लीजिए। तो छिपकला, रोहतांग, बारालाचला ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे, जो सतलुज नदी के प्रवेश मार्ग है छिपकला, इसी से ये व्यापार शुरू किया गया है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, मनाली से ले अटल टनल तक। बारालाचला की बात की जाए हिमाचल के मनाली से ले मार्ग तक ये हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण दर्रे की बात की जाए उत्तराखंड के जो है लिपुलेख दर्रा, माना नीति, लिपुलेख माना नीति, लिपुलेख माना नीति, ये उत्तराखंड के दर्रे हो जाएंगे। उत्तराखंड की जो लिपुलेख दर्रा है कैलाश मानसरोवर मार्ग से भारत चीन नेपाल ट्राई जंक्शन इसे माना जाता है। और सिक्किम के कुछ प्रमुख दर्रे की बात की जाए तो जो नाथुला दर्रा और जलेपला, नाथुला जलेपला सिक्किम से रिलेटेड हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे की बात की जाए तो जो बोमडिला, दिफू और यांग्याप, यांग्याप, दिफू, बोमडिला, बोमडिला, दिफू, यांग्याप, ये 3 अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हो जाएंगे। और कुछ दक्षिण भारत के जो प्रमुख दर्रे की बात की जाए थालघाट महाराष्ट्र के, थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र के, पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा ये हो जाएगा केरल का। देखिए कोट्टा से याद आधा आधा हम केरल से याद करते हैं ना, कट्टी मट्टी ऐसे आधा टा करके, ये केरल से सेनकोट्टा दर्रा है वहां का। पालघाट, देखिए पालघाट इसमें लगेगा, देखिए थालघाट, पालघाट, भोरघाट एक ही तरह लगेगा, पर जो पालघाट है वो केरल में हो जाएगा। और बात की जाए तो 9वां जो हमारा प्रश्न होगा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 के महीने में भारत का कुल सकल जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो 2.11 लाख यानी 2.11 लाख करोड़ रुपए तक यह पहुंच गया है। और इसकी बात की जाए तो जुलाई 2026 में जीएसटी कलेक्शन ने 15.4% की सालाना बढ़त दर्ज की है। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर माना जाता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आपसे टैक्स नहीं वसूल होंगे। आप बताएगा आपके पैसे से फोन आ गया तो ऐसे कर नहीं, आप बिस्किट होगा, सामान होगा, कोई भी सामान होगा, पेट्रोल होगा, कुछ भी आपको देंगे उसमें टैक्स ऐड कर लिए तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। और बात की जाए तो कुछ टैक्स के बारे में देख लेते हैं, जो रिलेटेड कुछ करंट अफेयर के बारे में। टैक्स का प्रकार की बात की जाए, जीएसटी भारत का एक अप्रत्यक्ष कर है जो गंतव्य आधारित टैक्स होगा, मतलब कहीं जाता सामान वगैरह इसको ही किसी भी तरीके से आपको डायरेक्ट आपसे टैक्स के रूप में नहीं लेगा। लागू होने की तिथि की बात की जाए तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। संविधान संशोधन की बात की जाए, जीएसटी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से यह पारित किया। जैसे जीएसटी देखो 101 का जो दिया जाता है ना सगुन, समझ लीजिए अब दे रहे हैं हर बार, हमें हर वक्त हर सामान पर 101 का सगुन देते ही है। पहला राज्य बात की जाए, भारत का जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य असम बना था। और टैक्स स्लैब की बात करें, जीएसटी के प्रमुख टैक्स स्लैब जो थे 5 दर थे, 5%, 0%, 5%, 12, 18 और 28, ये 5 स्लैब थे। अब कहेंगे गुरु आचार्य जी ये कैसे, गुरु जी ऐसे कैसे, आप तो बदल गया है, बदल गया है तो बदल गया है, मैं आगे बताऊंगा ना, पहले क्या था ये समझ लीजिए, किससे बदल के आया है तो जानना जरूरी है ना, बताएंगे। ओके, थोड़ा सब्र रखो, रुको जरा। जीएसटी काउंसिल की बात की जाए, जिसका उल्लेख संविधान के 279A में रखा गया है। काउंसिल के अध्यक्ष की बात की जाए, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं, वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं, वो ही जीएसटी की काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं।
दायरे से बाहर वस्तुओं की बात की जाए, जो शराब, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली, हम जीएसटी के दायरे से बाहर है। मतलब मनचाहा इस पे जीएसटी लगा सकते हैं, मतलब जीएसटी क्या, टैक्स लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसको रखा नहीं गया, जीएसटी में नहीं रखा गया, ये जीएसटी से बाहर हो जाएंगे। विश्व में पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया था, फ्रांस ने 1954 में किया था। भारतीय मॉडल जो जीएसटी का मॉडल है, जो है तो सबसे पहले लागू किया था फ्रांस ने, पर जो भारत का जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के दोहरे जीएसटी मॉडल पर आधारित है, यानी जो स्टेट वाला भी होता है, सेंट्रल वाला, ऐसा कुछ। करंट अफेयर की अगली देखिए, ये देखिए, जीएसटी से जुड़े सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के बीच अंतर समझना है, आपको बता देंगे। देखिए, और एक बात है, भारत के टैक्स सुधारों में बनी विजय केलकर समिति के मुख्य फैक्ट्स देखना है। जो ये टैक्स जीएसटी वाला आया था, ये विजय केलकर समिति द्वारा इसे के कारण बना था। और नया टैक्स, ये देखो हम बता रहे थे ना, नया टैक्स जो ढांचा है, इसे पुराने 4 स्तरीय ढांचे में 12 मतलब 5, 12, 28, 28 को खत्म कर अब केवल 2 दरें यानी 5% और 18% रख दिया गया है। ठीक है, ये सबको खत्म कर दी गई। 5, 12, 18, 28 को हटाकर सिर्फ 5 और 18 रख दी है। लग्जरी और सिन गुड्स की बात की जाए, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, महंगी लग्जरी गाड़ियों के लिए एक नया 40% का विशेष स्लैब रखा गया है, जिसने पुरानी 28% प्लस से 28% वाले को हटाकर इसे 40% बना दिया है। 12 और 28% स्लैब को अंत कर पुराने 12-28 को वाले स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अधिकांश सामानों को अब 5% या 18% में मिला दिया गया है। रोजमर्रा के सामान की बात की जाए, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, साइकिल वगैरह, ये सब ये आज जनता की चीजें, आम जनता की मतलब चीजें 18%, 12%, 18-12% घटकर 5% में ला दी गई हैं। पैकेज फूड पर नए नियम की बात की जाए, पैकेट वाले नमकीन, भुजिया, सास, ये सब कर जो है अब घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है। आवश्यक खाद्य वस्तुएं अब टैक्स, जैसे अल्ट्रा ये यूएसटी, ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पैकेट बंद पनीर और सभी प्रकार पर अब कोई चार्ज लग ही नहीं रहा है। जो भारतीय रोटियां, चपाती वगैरह, इन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स दर की बात की जाए, सभी प्रकार की टीवी यानी 32 इंच सहित एसी, वॉशिंग मशीन, इन पर 18% का स्लैब लगा हुआ है। गाड़ी और सीमेंट पर राहत की बात की जाए, सीमेंट और 350 सीसी तक मोटरसाइकिल और छोटी कारें 28% से घटकर अब 18% टैक्स के दायरे में आ गई हैं। इंश्योरेंस पर बड़ी छूट की बात की जाए, आम नागरिक को राहत देने के लिए सभी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। यानी जो एलआईसी वगैरह चलती है ना, इन सब इंश्योरेंस, इन सब जो है जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। हमारा 10वां जो आखिरी प्रश्न होगा, एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 का 135वें संस्करण का आयोजन कहां से हुआ है? तो शिलांग, मेघालय से इसको शुरुआत की गई है। डूरंड कप की शुरुआत 1888 में शिमला में हुई थी। यह न केवल भारत का बल्कि एशिया का सबसे पुराना सक्रिय फुटबॉल टूर्नामेंट हो जाएगा। इस साल का इसके मैचों की मेजबानी शिलांग, मेघालय कर रहा है। और बात की जाए डूरंड कप के अगर इतिहास के बारे में देखा जाए, इसकी स्थापना 1888 में हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना सक्रिय फुटबॉल टूर्नामेंट हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात की जाए, संस्थापक इसकी शुरुआत ब्रिटिश भारत के तत्कालीन विदेश सचिव जो सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा की गई थी। इसी वजह से इस कप का डूरंड नाम रखा गया है। पहला आयोजक स्थल की बात की जाए, जिसका पहला संस्करण का हिमाचल शिमला में डकसाई में खेला गया था। मुख्य आयोजक की बात की जाए, यह टूर्नामेंट भारतीय सशस्त्र बल यानी इंडियन आर्म फोर्स और डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। सबसे सफल टीम की बात की जाए, जो मोहन बगान और ईस्ट बंगाल इस टूर्नामेंट में इतिहास की सबसे सफल टीमें हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार यह खिताब जीता है, अपने नाम किया है। 3 ऐतिहासिक ट्रॉफियों की बात की जाए, इस टूर्नामेंट में विजेता को एक नहीं बल्कि 3 अनोखी ट्रॉफियां दी जाती हैं। डूरंड कप मूल ट्रॉफी, शिमला ट्रॉफी शिमला के नागरिकों द्वारा दी जाती है, और प्रेसिडेंट कप भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। यानी 3 प्रकार की ट्रॉफियां इस डूरंड कप में दी जाती है। पहली भारतीय टीम की विजेता की बात की जाए, 1940 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग जो थी डूरंड कप जीतने वाली पहली भारतीय क्लब टीम बनी थी। इससे पहले केवल ब्रिटिश रेजिमेंट की टीमें ही जीतती थी। और बात की जाए तो ये 2026 वाला संस्करण, इसके बारे में और देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में जो चलता रहेगा इसके बारे में बता देंगे। बाकी इतिहास के बारे में देख लिए हैं, शुरुआत ही भी हुआ है। बाकी और जो जानकारी होगी हम धीरे धीरे मैच के साथ इसे साझा करते रहेंगे। और अब देखिए, अगस्त महीने हमारा आज से शुरू हो जाएगा। अगस्त महीने का आज हम रिवीजन करेंगे, फिर कल 1-2 आने वाले 2 दिन हम फैक्ट्स कुछ देखेंगे, मतलब पॉलिटी का जोड़ लेंगे, साइंस का जोड़ लेंगे, ऐसा कुछ जोड़ लेंगे। फिर जो है फिर से चौथे दिन साइंस, ये अगस्त महीने का महत्वपूर्ण दिवस अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर देख लेंगे। इस वजह से हमारा रिवीजन होता रहेगा।
तो अगस्त महीने से महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस को देखते हैं, 1 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्वतारोही के सम्मान और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अभी जो थे ना वो पुरजा जी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो एक और बाकी अगला देखते हैं, 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर यूएसए द्वारा बम गिराया गया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस हमने देखा था ना भैया, 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा की टोपी ओलंपिक में स्वर्ण पदक की याद में। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, भारत के बुनकरों और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, देखो 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी, 2 दिन 2 जापान पर गिराया गया था ना अमेरिका द्वारा। और 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का दिवस मनाया जाता है, आदिवासी संस्कृति और अधिकारों का संरक्षण के लिए। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, शेरों को संरक्षण और उनकी घटती आबादी को जागरूकता के लिए इसे मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है इसे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है 14 अगस्त। अब देखते हैं 10 अगस्त को शेर दिवस हमने देखा है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। देखो जो युवा होते हैं वो हाथी की तरह मतलब मजबूत होते हैं, ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 15 अगस्त को हमारा प्यारा सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है देश के लिए। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखते हैं 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के पर अवसर पर। और 20 अगस्त को मच्छर दिवस भी मनाया जाता है और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, क्योंकि चंद्रयान 3 इसी दिन लैंडिंग हुई थी। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी जो थे ना उनकी जयंती पर। और 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। इस तरह से हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है और मिलेंगे। देखो आधा घंटे के लगभग हो गई है, 31 मिनट में चल जाएगा, 1-2 मिनट आगे पीछे भी, पर आधे घंटे का आपकी मिनिमम क्लास हो जाएगी। मिनिमम क्या मतलब 25 से 30 मिनट, 32 मिनट, 35 मिनट के 25 से 35 मिनट के बीच में आपकी क्लास होंगी। तो आपको सही लग रही है बताइए, क्योंकि फैक्ट्स ज्यादा जोड़ रहे हैं, सिर्फ करंट तक ही हम नहीं रह रहे हैं। तो आपको इसके साथ साथ करंट साथ साथ ये रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जा रहा है। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपकी वही दक्षिणा के रूप में हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, धन्यवाद। और आपको कल की जो 3 अगस्त की है उन सब की वीडियो आज आपको मिल जाएगी, जो भी ग्रुप डी रिवीजन के लिए। और आपकी मई महीने से रिलेटेड जो होंगे कुछ और जो भी होंगे नियुक्तियां, ये सब आपको अलग सेपरेट वीडियो मैंने डाली भी है, कुछ और रिलेटेड मैं आपको डाल दूंगा। और मोदी के बारे में जो लगभग लेटेस्ट पूछा जा रहा है, मोदी से रिलेटेड जो करंट अफेयर होंगे उसको भी मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। आप उसको मेरी क्लास में आकर अलग अलग सेपरेट मैंने प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, धन्यवाद।